हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कल के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक में कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, ठीक है ना। और आपको बता दें कि जितने भी धातुओं या तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव होते हैं उनको हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से क्या करते हैं, कंपेयर करके निकालते हैं, ठीक है ना। तो IUPAC ने जो इतने भी हमने इलेक्ट्रोड विभव निकाले थे उनको हम लोग बोलते हैं मानक अपचयन विभव। क्या बोलते हैं? मानक अपचयन विभव या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो जितने भी तत्व हैं उन सब के मानक अपचयन विभव निकाले गए, ठीक है। तो उन सारे तत्वों के जो मानक अपचयन विभव हैं उनको हमने बढ़ते हुए क्रम में लगाया है। जब बढ़ते हुए क्रम में लगाते तो हमको एक श्रेणी प्राप्त होती है। उस श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आज हम आपको बताएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और उसके अनुप्रयोग अर्थात उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है। तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या शॉर्ट में इसको यहाँ पर बोलते हैं ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपको हमने यहाँ पर बोला SRP। SRP का मतलब क्या हुआ बच्चों? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबके क्या दिए हुए हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इतना क्लियर हुआ? तो देखिए अब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा दे सकते हैं कि जितने भी तत्व हैं उनके अगर हम SRP को मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आप परिभाषा लिख सकते हैं, यानी इसकी परिभाषा अगर हम लोग यहाँ पर देंगे तो मानक अपचयन विभव के, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा तत्वों के, किसके? तत्वों के मानक अपचयन। अब क्लियर हो रहा है बेटा? तो तत्वों के मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर, है ना, रखने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है अभी हमको जिनको पढ़ना है ना, जिनके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आधार पर हमने यहाँ पर कुछ तत्वों की क्या लिखे हुए हैं? मानक अपचयन विभव लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपने लिथियम लिखा है, कुछ ही लिए हैं, इनके बीच में और भी तत्व शामिल हैं, ठीक है। तो लिथियम है, लिथियम का यहाँ पर देखिए कितना है? -3.05 वोल्ट, यानी ये माइनस में है। देखिए धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है क्रम, ठीक है। बढ़ते बढ़ते कहाँ पर आ गए हम लोग? हाइड्रोजन पे। तो आपको ये याद रखना है, 3-4 चीजें आपको इसमें याद रखनी है कि जो लिथियम है उसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होता है। फिर देखिए हमने लाल से यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 होता है। और यहाँ पर हमने लिखा है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा होता है, यानी +2.87 वोल्ट, ठीक है। इनके बीच में बेटा और बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन जो मुख्य तत्व हैं या धातुएं हैं उनके हमने यहाँ पर मानक अपचयन विभव लिखे हैं। तो क्लियर हुआ विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? तत्वों के मानक अपचयन विभव, या इसको हमने क्या बताया शॉर्ट में? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को बढ़ते हुए क्रम पर रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। अब हमको इसके अनुप्रयोग देखना कि इसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है। तो देखिए बच्चों एप्लीकेशन का मतलब उसके क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे धातुओं की सक्रियता। क्या देखना है? धातुओं या तत्वों की सक्रियता, धातुओं या तत्वों की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता भी बोलते हैं या सक्रियता भी बोलते हैं, ठीक है, क्रियाशीलता। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको पहला ध्यान देना है
कि एसआरपी बढ़ते हुए क्रम में आते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की सक्रियता घटती जाती है। ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं? धातुओं की। यहाँ पर आपको देना है धातुओं की सक्रियता। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, धातुओं की सक्रियता है और एक आपके पास अधातुओं की सक्रियता है। अधातुओं की सक्रियता, ठीक है। तो अब देखिए धातुओं की सक्रियता ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही? घट रही। यानी जैसे जैसे मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता जाता है उन धातुओं की सक्रियता कम होती जाती है। ये किसके केस में हो रहा है? धातु के। लेकिन जब अगर हम आधातुओं की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आधातुओं की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आधातु कौन कौन से हैं आपके पास? जैसे ये है आयोडीन है, ये आधातु है आपके पास, ठीक है। ब्रोमीन आधातु है, क्लोरीन आधातु है और यहाँ पर आयरन आधातु, फ्लोरीन आधातु है, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा है, एसआरपी बढ़ने के साथ धातु की सक्रियता बढ़ती है ना। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? एसआरपी बढ़ने पर अधातुओं की सक्रियता बढ़ती है, अधातुओं की सक्रियता बढ़ती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी हमने बोला धातुओं की सक्रियता, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि एसआरपी बढ़ने पर, है ना, एसआरपी बढ़ने पर धातुओं की सक्रियता क्या होती है? घटती है। धातुओं की सक्रियता घटती है। बस इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए, ठीक है। दो पॉइंट है आपके पास, धातुओं की सक्रियता और अधातुओं की सक्रियता। तो धातुओं की सक्रियता जैसे जैसे बढ़ता जाता है मानक अपचयन विभव, वैसे वैसे उनकी सक्रियता घटती जाती है। लेकिन अधातुओं के केस में उल्टा होता है ना। मानक अपचयन विभव बढ़ने के साथ धातु की सक्रियता क्या होती है? बढ़ती है। जैसे हम एक एग्जांपल से बोले कि यहाँ पर आपके पास आयोडीन है, आयोडीन का यहाँ पर मानक अपचयन विभव कितना दिया है? +0.54 दिया है, ठीक है। फिर देखिए ब्रोमीन है, उसके बाद ब्रोमीन का इससे ज्यादा है, ठीक है, +1.09 है। फिर क्लोरीन का उससे ज्यादा है, 1.36 है, और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है यानी 2.87। यानी आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आयोडीन है ना, यानी सबसे ज्यादा जो सक्रिय अधातु है वो क्या है? फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन के बाद आपके पास कौन सी धातु अधातु हो गई? क्लोरीन हो गई। क्लोरीन के बाद आपके पास क्या हो जाएगा? आयोडीन, ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन है, और ब्रोमीन के बाद आपके पास क्या हो जाएगा? आयोडीन। आपको ये चीज समझ में आ गई बच्चों कि आधातुओं के केस में आपको बिल्कुल याद रखना होगा कि आधातुओं की सक्रियता में एसआरपी बढ़ने पर आधातुओं की सक्रियता बढ़ती है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। यानी अगर हम पूछे, प्रश्न में पूछा जाता है कि बढ़ते हुए क्रम में धातुओं की अधातुओं को बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अधातु कौन कौन सी है इसमें? आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, और भी है लेकिन हमने जितना जरूरत है उतना ही लिखा है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, यानी फ्लोरीन अधातु है और ये सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है। उसके बाद घटता हुआ क्रम है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, और उसके बाद आयोडीन है, यानी आयोडीन सबसे कम सक्रिय अधातु है। लेकिन अगर हम धातुओं की सक्रियता देखें तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे जैसे मानक अपचयन विभव बढ़ते हैं उनकी सक्रियता कम होती है। हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं यहाँ पर कि कैसे सक्रियता कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अब हमको देखना है कि ये अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। फिर हमने एक और ले लिया यहाँ पर जिंक सल्फेट और प्लस यहाँ पर क्या ले लिया हमने? कॉपर। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो देखिए अब आप यहाँ पर देखिए, ये सवाल उठता है कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित करता है या नहीं। तो अब देखिए आप यहाँ पर क्या देखेंगे, जो जिंक है यानी हाइड्रोजन के ऊपर जितनी धातुएं हैं वो सब क्या हो रही? सक्रिय है ना। तो देखिए जिंक कहाँ पर है? हाइड्रोजन से ऊपर है ना। और यहाँ पर अगर हम ऊपर से नीचे है तो कॉपर कहाँ पर आ रहा है? नीचे आ रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो
जिंक है कॉपर की तुलना में अधिक सक्रिय धातु। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो जिंक है इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आपको तो मालूम है जो शक्तिशाली होता है वो उसको क्या करेगा, हटा देगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में जो जिंक है कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी कि जिंक सल्फेट, यानी खुद कॉपर की जगह आ जाएगा। जो जिंक है वो किसकी जगह आ जाएगा, कॉपर की जगह, और कॉपर को सल्फेट में से विलयन में से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। अब इसी का हमने यहाँ पर लिखा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्या ये अभिक्रिया संभव है? तो देखिए अब यहाँ पर क्या कॉपर जिंक को विस्थापित करेगा, तो अब नहीं करेगा। यहाँ पर अभी हम लिख ही चुके थे कि जो जिंक है वो ज्यादा सक्रिय है कॉपर की तुलना में। ठीक है, तो कॉपर कम सक्रिय है, तो कम सक्रिय क्या ज्यादा सक्रिय धातु को हटा सकती है, नहीं हटा सकती, यानी यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर नो रिएक्शन। क्लियर हो रहा बच्चों? तो ये पहला इसकी एप्लीकेशन है, या जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है धातुओं या तत्वों की क्रियाशीलता। तो इसमें आपको दो बातें ध्यान देनी है बच्चों, तो धातु होती है और एक आपके पास अधातु होती है। तो धातुओं की सक्रियता में एसआरपी बढ़ने पर, एसआरपी का मतलब क्लियर हो रहा है, मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा धातु की सक्रियता घटती जाएगी। ठीक है ना, ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही, धातु की सक्रियता बढ़ रही। लेकिन अगर हम आधातु की बात करते हैं, यहाँ पर रेड मार्क हमने कर दिया है, आधातु की सक्रियता की बात करते हैं, तो एसआरपी बढ़ने के साथ आधातु की सक्रियता क्या होती है, बढ़ती है। तो इस पर आधारित आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है। तो देखो बच्चों, पहली एप्लीकेशन आपने देखी धातु की सक्रियता। अब हम दूसरा इसका देखते हैं, ऑक्सीकारक क्षमता एवं अपचयन क्षमता। यानी आप इन धातुओं को देख के बता सकते हैं, तत्वों को देख के बता सकते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके थे कि जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है ना, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, अपचायक पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके चलना। और जहाँ पर अपचयन होता है उस पदार्थ को हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। तो आपको इसमें याद रखना है कि अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, देखिए एरो हमने ऐसा लगाया हुआ है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जो इसकी ऑक्सीकारक क्षमता है ना, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर, इसकी ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। यानी हम एक छोटा सा अगर आपको ट्रिक दें, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो ऑक्सीकारक क्षमता है, ऑक्सीकारक क्षमता जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू होती है एसआरपी के, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एसआरपी का मान बढ़ रहा है उसकी ऑक्सीकारक क्षमता क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, अगर हम बोले कि कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक है ना, तो यहाँ पर जो जिंक है वो हाइड्रोजन के ऊपर है और कॉपर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के नीचे है। यानी कॉपर ज्यादा ऑक्सीकारक क्षमता रखता है, कॉपर की ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होती है, फ्लोरीन की, और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होती है, लिथियम की। तो बस आपको ये दो ज्यादा याद करके रखना है। लिथियम सबसे टॉप मोस्ट पर है, तो लिथियम की ऑक्सीकारक क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि उसका जो मानक अपचयन विभव है सबसे कम होता है। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो लास्ट में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, फ्लोरीन दिख रहा है। फ्लोरीन का मानक अपचयन विभव क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, नहीं ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर को शो करता है। इतना क्लियर हुआ। अब इसी का अगर हम उल्टा देखें, अपचयन क्षमता या अपचायक क्षमता, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, अपचायक क्षमता। ठीक है, अपचायक क्षमता का मतलब ये है, तो देखिए इसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब ऊपर जाने पर, अगर हम नीचे आ रहे हैं तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही, तो अपचायक क्षमता क्या हो रही, घट रही। इसी का तो ये भी उल्टा हो सकता है ना। क्लियर हो रहा है कि अगर ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकारक क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो उसकी अपचायक क्षमता क्या हो रही है, घट रही है। यानी नीचे से ऊपर जाने पर अगर हम देखें, अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इसकी अपचायक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है।
तो बिल्कुल याद करके रखना है। ऊपर से नीचे करते आपको कोई कंफ्यूजन ना रखें। यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता क्या होती है, घटती है। यानी यहाँ पर हम फिर एक छोटी सी टिप देख सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग पावर है, यानी अब जो अपचायक क्षमता है, अपचायक क्षमता जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है एसआरपी के। क्लियर हो रहा है? यानी जितना कम एसआरपी होगा वो उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर होगी। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर याद करना है कि अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। और अगर हम फिर यहाँ ऊपर से नीचे आते बढ़ते क्रम में अगर अपचायक क्षमता देखते हैं तो वो क्या होती है, घटती है। ठीक है, यानी जितना कम मानक अपचयन विभव होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग पावर एजेंट होगा, और जिसकी जितनी ज्यादा मतलब एसआरपी होगी या मानक अपचयन विभव होगा वो उसके ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही अच्छी होती है। क्लियर हुआ? तो हम एक सवाल इस पर देते हैं, उससे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि जैसे एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे देते हैं कि कॉपर, ठीक है, कॉपर का दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, फिर आपके पास हाइड्रोजन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का 0.00 वोल्ट है, और फिर आपके पास निकल दिया हुआ है, निकल का जो है 0.25 वोल्ट है, और यहाँ पर आपके पास जिंक है, जिंक का आपके पास है -0.76 वोल्ट है। ठीक है, अब हम ये बोल सकते हैं, तो ये प्रश्न दे रहे हैं हम यहाँ पर, इस प्रश्न में आप लिख लीजिए कि ये तत्वों के आपको यहाँ पर मानक अपचयन विभव दिए हुए हैं। ठीक है, तो मानक अपचयन विभव के आधार पर ऑक्सीकारक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। ठीक है, प्रश्न आप नोट कर लीजिए कि ये तत्वों के भिन्न भिन्न तत्वों के मानक अपचयन विभव दिए हुए हैं, और इन मानव अपचयन विभव के आधार पर निम्न तत्वों को ऑक्सीकारक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नोट किया? तो अब देखिए, अभी हमने क्या बताया था कि ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी यहाँ पर आपने ऑक्सीकारक क्षमता की छोटी सी ट्रिक दे दी है कि ऑक्सीकारक क्षमता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। ने जितना ज्यादा एसआरपी होगा, यानी एसआरपी का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या मानक अपचयन विभव। ठीक है, तब हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, अगर आप ये श्रेणी में देख रहे हैं तो श्रेणी में आप देखिए कॉपर है सबसे पहले, तो कॉपर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, फिर कॉपर के बाद क्या है, हाइड्रोजन, तो कॉपर से ऊपर क्या हाइड्रोजन है, यानी कॉपर की तुलना में हाइड्रोजन कम ऑक्सीकारक है। फिर उसके बाद निकल दिया है, तो निकल यहाँ पर तो देखिए कहाँ पर है, तो निकल इसमें नहीं लिखा है, तो निकल जो है कॉपर से ऊपर आता है। ठीक है, और फिर जिंक है, तो जिंक कहाँ पर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है। यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होगा, कॉपर होगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होता है, कॉपर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कॉपर सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक पदार्थ है। निकेल यहाँ पर आता है, हाइड्रोजन के ऊपर ही है, तो निकेल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको नहीं दिया था लेकिन आपको इसके आधार पे बता सकते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, कॉपर 0.34 है। फिर उसके बाद आपके पास कितना हो गया, -0.25 है ना, कितना हो गया आपके पास, -25 है, फिर -00 आ जा रहा है, फिर आपके पास ये आ जा रहा है। तो फिर इसके बाद आपके पास हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के बाद कौन हो जाएगा, निकल हो जाएगा, और निकल के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बढ़ते हुए क्रम में आपने सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक क्षमता किसकी है, कॉपर की, उसके बाद हाइड्रोजन की है, कम होते हुए है, तो आपको इसने किस श्रेणी में लगा दिया है, इकट्ठे हुए क्रम में हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक क्षमता किसकी है, कॉपर की है, फिर हाइड्रोजन की, उससे कम किसकी, निकल की, और उससे कम किसकी है, जिंक की। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर, है ना। अगर हम देखें तो रिड्यूसिंग पावर में आपने क्या रखी, जैसे जैसे एसआरपी का मान बढ़ता है उसकी रिड्यूसिंग जो एजेंट है
उसकी जो क्षमता है वो क्या होती है, घटती जाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी जो कॉपर है उसकी अपचयन क्षमता क्या है, सबसे कम है, उससे ज्यादा उसकी अपचयन क्षमता किसकी, हाइड्रोजन की है, यानी सबसे ज्यादा अपचयन क्षमता किसकी होती है, जिंक की। तो क्लियर हुआ बच्चों को। फिर लेकिन आपको इसमें बस इतना ही ध्यान देना है, बस दो चीजें याद रखनी है। ऑक्सीकरण क्षमता ऊपर से नीचे आने पर, यानी ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे एसआरपी का मान बढ़ता है तत्वों की ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती जाती है, ठीक है। और इसका दूसरा अपचायक क्षमता है, यानी जैसे जैसे एसआरपी का मान बढ़ता है अपचायक क्षमता घटती है, अर्थात जितना कम एसआरपी होगा वो उतना ही अच्छा अपचायक पदार्थ होगा, और जिन तत्वों की जितनी ज्यादा एसआरपी होगी वो उतना ही अच्छा ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। तो देखो हम लोग तीसरी एप्लीकेशन देखेंगे, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, या हम इसको देख सकते हैं कि अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। तो बस आपको बच्चों सीधी सी बात याद रखनी है कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है, सक्रियता घट रही है। तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है हाइड्रोजन का विस्थापन अम्ल से होगा कि नहीं होगा। तो आप देखिए हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव कितना, 0 है। तो इसके ऊपर जितनी भी धातुएं होंगी, है ना, वो अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। क्यों कर देंगी, क्योंकि ये सारी धातुएं क्या होती हैं, उससे ज्यादा सक्रिय हैं, ठीक है। और जो धातुएं हाइड्रोजन के नीचे हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करेंगी। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पर, अगर हमने जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, जिंक की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो देखिए जिंक कहाँ पर ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है, ठीक है। यानी जिंक जो है इस हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय है, यानी जो जिंक है इस जो सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। विस्थापित करने का मतलब है कि खुद वहां पर आ जाएगा, ZnSO4 बना देगा और हाइड्रोजन गैस को यहाँ से क्या करेगा, रिलीज कर देगा। अगर हम इसी की दूसरी अभिक्रिया लिखें कि जो कॉपर है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा कि नहीं करेगा, क्रिया तो करेगा कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, लेकिन हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा हाइड्रोजन का विस्थापन, क्योंकि जो हाइड्रोजन के नीचे है, यानी कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातु है। तो अम्लों में से हाइड्रोजन का विस्थापन कौन धातु करेगी कौन नहीं करेगी, तो बस आपको सिंपल से याद रखना है कि जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर है, ठीक है, वो क्या करेंगे, यानी जिनके जो मानक अपचयन विभव माइनस में है वो सब अम्लों में से हाइड्रोजन का क्या करेंगे, विस्थापन कर देंगी। और जिन तत्वों या धातुओं के मानक अपचयन विभव प्लस में है, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना 0 है, तो वो सारी की सारी धातुएं अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगी। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए इसके अगली एप्लीकेशन देखते हैं, सेल विभव ज्ञात करना। तो बच्चों आपने डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल पढ़ा है ना, आपको दिमाग में होगा कि डेनियल सेल क्या होता है, कि जिंक से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं, कॉपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हमको उनके मानक अपचयन विभव मालूम है तो इस आधार पे हम ये बता सकते हैं कि सेल विभव को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, आपको सिर्फ दो चीजें इसमें याद रखनी है, ठीक है ना। कैसे दो चीजें याद रखनी है, कि जिनका मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव ज्यादा होता है ना, क्या होता है, ज्यादा होता है, वो काय का काम करेगा, कैथोड का। काय का काम करेगा, कैथोड का। क्लियर करके रखना। और जिनका मानक अपचयन विभव कम होता है, अपचयन विभव कम होता है, वो काय का काम करेगा, एनोड का। बस इतना सा आपको याद रखना है कि जिनका SRP ज्यादा होता है वो कैथोड का काम करेगा, जिनका SRP कम होता है वो एनोड का काम करेगा। बस इतना सा ध्यान रखिए। सेल आपको मालूम ही है कि हमको E सेल कैसे निकालना होता है, तो E सेल बराबर क्या होता है, E कैथोड, है ना, और माइनस E एनोड,
क्योंकि मानक के रूप में लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग नॉट लिख लेते हैं। तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो गया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी कैथोड में से आप एनोड को माइनस कर देंगे तो आपको वहां पर सेल का क्या मिल जाएगा, ईएमएफ मिल जाएगा या सेल विभव मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से बताते हैं, यहाँ पर हम जिंक है ना, जिंक का जो मानक अपचयन विभव है यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, -0.76 वोल्ट। और कॉपर है, कॉपर का जो मानक अपचयन विभव लिखा हुआ है वो लिखा है +0.34 वोल्ट। ठीक है, अब तो इसमें देखना है कि कौन एनोड का काम कर रहा है और कैथोड का काम कर रहा है। बस ये दो चीजें आपको याद रखना है कि जिसका ज्यादा होगा वो कैथोड करेगा। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन है, कॉपर का है ज्यादा, यानी जो कॉपर है वो ऐसे कैसे काम करेगा, कैथोड। क्लियर हो गया है ना। और जो जिंक है वो कैसे काम करता है, एनोड के। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना बच्चों। तो अब हमने यहाँ पर ई सेल की जो रिएक्शन है, अगर हमको निकालना है, इनका सेल विभव निकालना है, तो आपके पास यहाँ पर लिखेंगे ई कैथोड मान अगर हमने रखा तो ई कैथोड कौन है, आपके पास कॉपर है। कॉपर का मान यहाँ पर कितना हो गया 0.34, फिर माइनस लगा हुआ है ई एनोड, एनोड का मान आपके पास यहाँ पर कितना है माइनस, तो यहाँ पर हमने लिखा -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास प्लस हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.10 वोल्ट, यानी जो इनका विभव है, सेल विभव है, वो कितना हो जाएगा 1.10 वोल्ट। तो क्लियर हो गया बच्चों। तो आप इस आधार पे क्या याद कर सकते हैं, सेल विभव। बस थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जिनके मानक अपचयन विभव ज्यादा होते हैं वो कैथोड का काम करेंगे और जिनके मानक अपचयन विभव कम होते हैं वो काय का काम करेंगे, एनोड का काम करते हैं। तो इस आधार पर हम उनका क्या निकाल सकते हैं, ई सेल निकाल सकते हैं। तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। बस उनके आप मान रख देंगे तो वहां पर उस सेल का क्या कर सकते हैं, विभव ज्ञात कर सकते हैं, उनके बीच का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना समझ में आया बच्चों। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी इम्पोर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है। तो बस आपको इतना से याद रखना है। एक हम आपको समरी बता देते हैं कि जब हम मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं तो हमको एक श्रेणी प्राप्त होती है, उस श्रेणी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो पहले माइनस में है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले माइनस में है, फिर हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन को मानक अपचयन विभव माना जाता है। क्यों मानक हमने, क्योंकि इसको हमने इसी के आधार पर हमने सारे तत्वों के या धातुओं के क्या निकाले हुए हैं, विभव को ज्ञात किया है। और इसमें आपको ये भी चीज आता है, पूरा तो याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपको सवाल पूछा जाता है तो उसमें उनके आपके पास विभव दिए जाते हैं। तो बस आपको ट्रिक से याद करना है कि कब ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही, तो बस आपको बता देना है कि ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही, अर्थात जैसे जैसे एसआरपी बढ़ती जाएगी ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, बढ़ती जाती है। क्लियर हुआ। अगर हम बोले अपचायक क्षमता क्या है, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, यानी अपचायक क्षमता जो है ऊपर से नीचे आने पर क्या होती, घटती है। यानी माइनस में जितना कम मान होगा एसआरपी का वो उतना ही अच्छा अपचायक होता है। ठीक है, फिर अगर हम सक्रियता की बात करें तो सक्रियता भी बिल्कुल क्लियर, लेकिन सक्रियता में आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो धातुओं की सक्रियता की बात हो रही है, एक अधातुओं की सक्रियता की बात हो रही है। ठीक है ना। तो धातुओं की सक्रियता क्या होती है, अगर हम इस श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो धातुओं की सक्रियता क्या होती है, घटती जाती है। यानी जितना ज्यादा उसका कंपेयर करेंगे आप, जो ज्यादा जिसका अपचयन विभव होगा वो कम सक्रिय होगी, जिसका अपचयन विभव कम होगा वो क्या होगी, ज्यादा सक्रिय होगी। ठीक है, लेकिन अधातु के केस में उल्टा है। यानी अगर हम यहाँ पर बढ़ते क्रम में, देखिए इसमें मार्क भी किया हुआ है कि लाल से मार्क कर दिए, ये अधातुएं हैं, तो इनके बढ़ते क्रम में इनकी धातु अधातु की सक्रियता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि अधातु में सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन सी है, तो अधातु में सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन सी, अधातु कौन सी होती है, फ्लोरीन होती है। ठीक है, फिर हम इसका क्या निकाल सकते हैं, सेल विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी एप्लीकेशन है जिस पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बस आपको बस इतना ही याद करना है। ठीक है, तो आपको, हमको लग रहा है कि आपको सबको समझ में आया होगा। आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ओके, थैंक यू।